नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। तो अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़िए। संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर 011-230-94013, 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपका कानून.rstv@gmail.com। और इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। महानगरों से लेकर छोटे बड़े शहर की सबसे बड़ी समस्या है रहने के लिए मकान या व्यापार के लिए एक दुकान। मकान मालिक के लिए जहां किराए पर कोई भी प्रॉपर्टी देना मुनाफा कमाने का एक बेहतर जरिया होता है, तो वही किराएदार के मकान मालिक के साथ एक सामंजस्य बिठाकर रहना बड़ी चुनौती है। कई बार मकान मालिकों के मनमाने रवैये की वजह से किराएदारों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी भी संपत्ति पर मकान मालिक के ज़्यादा अधिकार होते हैं, इसलिए ज़्यादातर कानून भी उनके हक में हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो किराएदार के कानूनी अधिकार भी हैं। अगर आप एक किराएदार हैं या मकान मालिक जो किराएदार रखने जा रहे हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या है किराएदार के कानूनी अधिकार। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और जो कानून जगत के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ सुमेर खन्ना हैं, अधिवक्ता, और हमारे साथ नम्रता अग्रवाल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी DSLSA से, और सुविदत सुंदरम, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जुड़ेंगे आपसे सवाल लेकर। जो किराएदार के कानूनी अधिकार की हम बात करते हैं, तो मौजूदा समय में किस तरह से ये कानून लागू है, उस पर हम आपको लगातार जानकारी देंगे। चर्चा की हम शुरुआत करें सुमेर आपसे, तो हम सभी जानते हैं कि कानूनी तौर पर मकान मालिक के जो अधिकार हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि संपत्ति पर अधिकार उनका है, लेकिन किस तरह से किराएदारों के कानूनों का संरक्षण भारतीय कानून में किया गया है? देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस ज़रूर कानून ने बनाया है किराएदार के अधिकारों में और मकान मालिक के अधिकारों में। जो निचले तबके के किराएदार हैं उनके लिए इसीलिए हर स्टेट में, भारत के हर राज्य में एक रेंट कंट्रोल कानून बनाया गया है जी। इस कानून का पर्पस ही ये था कि जो निचले तबके के किराएदार हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले मकान मालिक के साथ। मकान मालिक के किराएदार के हक जहाँ तक हैं कि हाँ, उसकी ज़मीन उसकी है, मकान उसका है, मगर किराएदार को पूरी प्रोटेक्शन कानून यहाँ दे देता है कि कभी भी उसे ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी भी कानून में कोई भी मकान मालिक एक बार किराएदार को रखने के बाद जी, उसे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं निकाल सकता जी। उसे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना ज़रूरी है, मान्य है जी। अब जहाँ ये मान्यता आ जाती है, उसके अलावा क्या होता है कि क्या मकान मालिक निकालने के लिए कभी बिजली बंद कर देगा, कभी पानी काट देगा, कभी रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देगा आने जाने के। इन सभी की प्रोटेक्शन जो है किराएदार को पूरी तरीके से मिलती है कानून में जी। ना उसकी बिजली काटी जा सकती है अनधिकृत तरीके से, ना उसका पानी काटा जा सकता जी। किसी भी मूलभूत सुविधाएं से वंचित नहीं रख सकता मकान मालिक अपने किराएदार को।
बहुत अहम बात आपने बताई नम्रता। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ जानने के लिए कि किस तरह की समस्याएं लोगों को आती है, सुविधा आपसे जानना चाहेंगे कि चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रिहायशी के लिए प्रॉपर्टी हो, उसमें नेचर ऑफ केसेस किस तरह के आते हैं जहाँ पे किराएदार कोर्ट तक पहुँचता है? So in fact, I just want to tell you something in a very broad overview. The new Model Tenancy Act, which has come into place, and now it will be very soon notified in the official gazette. It clearly says that the essential supplies should not be disconnected, whether it be electricity or whether it be water pipeline or whether it be any common amenities that he is in fact the tenant is availed of. So therefore these things, if he is stopped to access, definitely he can approach the rent authority, number one. Number two, there is something called as rent court or tribunal which has been established under this act, Model Tenancy Act. Number two, see, these acts were, these courts were earlier also there, but now they have sufficient powers to entertain the, hear the grievance, because earlier everything was not on place, on record. Now what had happened, everything is on record, because rent authority have to monitor in the sense like any person, any say land owner or the tenant, they enter into an agreement that will be off record. But now what has happened is they have to upload. This rent authority have to upload their rent agreement in the website, and a unique identification number is given to both the parties. So these can be tracked, these can be downloaded, anyone can access this. So therefore the rights, the terms and conditions of the rent agreement is very clearly mentioned, and therefore if any dispute comes in nature of the violation of all these terms and conditions of the agreement, they are free to approach the authorities, and an interim order or an order can be sought, and these courts and tribunal, what I mentioned, they are having sufficient powers equivalent to a civil court. Now civil court does not have a role to play, so therefore these are the courts which will be adjudicating the matters pertaining to dispute between the landowner or the tenant. यानी कि किराएदारों के कानून का भी पूरा ख्याल रखा गया है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 में। नम्रता, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे पास क्योंकि बहुत सारे मेल ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग किराए को बढ़ाने को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, और किस तरह की दिक्कतें किराएदारों को होती हैं जिसको लेकर वो आप तक पहुंचते हैं लीगल एड के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट बना ही क्यों था, ये लॉ बना ही क्यों था। अब दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ से देश भर से लोग आते हैं काम की तलाश में, घर की तलाश में। सबके पास अपना घर नहीं है, सबके पास अपनी दुकान नहीं है काम करने के लिए। तो जब वो लोग आते हैं, उनको घर मिले, उनको दुकान मिले जहाँ से वो अपना व्यवसाय चला पाए, उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको, जैसे बताया गया पहले भी, कि उनको बिना जोर ज़बरदस्ती के बिना नहीं निकाला जा सकता, उनको लीगली ही निकाला जा सकता है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ही निकाला जा सकता है। तो इसीलिए ये लॉ बनाया गया ताकि लोग जो दिल्ली शहर में आते हैं व्यवसाय ढूंढने के लिए, रहने के लिए, उनको ज़बरदस्ती अपने घरों से ना निकाला जा सके और वो यहाँ पे रह सके अपने परिवार के साथ। तो अब जहाँ पे रेंट 3,500 से कम होता है जिन प्रॉपर्टीज़ का या जिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, शॉप्स का, रेजिडेंसेस का, वहाँ पे तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट ही अप्लाई होता है, और जहाँ पे रेंट 3,500 से ज़्यादा होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो बेसिकली इन दोनों एक्ट्स में जो प्रोटेक्शन दी गई है टेनेंट्स को, वो यही दी गई है कि जैसे उनकी एसेंशियल सप्लाईज नहीं काटी जा सकती, उनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट नहीं करी जा सकती, उनके वाटर कनेक्शंस डिस्कनेक्ट नहीं करे जा सकते, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाला नहीं जा सकता, उनको एक हैबिटेबल हाउस दिया जाता है या हैबिटेबल शॉप दी जाती है जहाँ से वो काम करें या जहाँ वो रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुकान की प्लास्टर गिर रहा है, घर का प्लास्टर गिर रहा है, छेद हैं दीवारों में, और फिर भी उनको वहाँ रहना पड़ रहा है। ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होती है कि जो भी जगह टेनेंट को दी गई है वो रहने लायक हो, ऐसा नहीं हो कि उसको इनह्यूमन कंडीशंस में रहना पड़ रहा है। अगर प्रॉपर्टी में किसी रिपेयर की ज़रूरत है, किसी काम की ज़रूरत है, तो वो लैंडलॉर्ड करा के देगा,
और अगर टेनेंट की रिक्वेस्ट पे भी लैंडलॉर्ड नहीं करा के देता तो टेनेंट का ये हक होता है कि वो अपने एक्सपेंस पे ये करा ले और उसके बाद अपने रेंट में से वो अमाउंट डिडक्ट कर ले जो उसका खर्चा हुआ ये काम कराने के लिए। जी, बहुत अहम बातें आपने बताई हैं, यानी कि मौजूदा वक्त में जो किराएदारों के हक में जो कानून है, आइए उसे हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए अगर समझें तो मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट के बीच किराया नहीं बढ़ा सकते, ये आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही अगर मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है तो 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देकर उन्हें बताना होगा, सूचित करना होगा। इसके अलावा किराए के जो प्रत्येक भुगतान है उसका रसीद पाने का भी किराएदार हकदार है। अगर आप कैश में पे करते हैं या कैसे भी पे करते हैं तो आपके पास भी उसकी पावती होनी चाहिए। मकान मालिक किराए पर मकान देते समय जो बॉन्ड होता है, सुरक्षा राशि होती है, वो 2 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं मांग सकता। इसके अलावा जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे थे, मरम्मत या प्रॉपर्टी की देखभाल करना मकान मालिक की जिम्मेदारी है और मकान मालिक या एजेंट को अगर आपके मकान में प्रवेश करना है किसी भी काम के लिए तो क्या अधिकार उन्हें है, लेकिन 24 घंटे पहले वो आपको बताएं कि वो क्यों आना चाहते हैं और नोटिस ज़रूर दें। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले प्रॉपर्टी खाली करने को नहीं कह सकते। ये कुछ मोटी बातें हैं जो अगर आप जानते हैं तो आपके अधिकारों का संरक्षण हो सकता है। आप हमें कॉल कीजिए, लेकिन उससे पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच रिश्तों में आई खटास के कई कारण हो सकते हैं। मसलन किराया बढ़ाने को लेकर, पानी बिजली या मरम्मत को लेकर कई बार मकान मालिक अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाकर किराएदारों को प्रताड़ित भी करते हैं। दिखाते हैं आपको ऐसा ही एक मामला। देश के महानगरों में सिर छुपाने के लिए एक छत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर लोग किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिक के मनमानी रवैये का शिकार अक्सर लोग होते हैं और मकान खाली करने की तलवार हमेशा लटकती रहती है। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली की एक ऐसी ही किराएदार प्रिया बिष्ट से, जो एक सिंगल मदर हैं। प्रिया का मकान मालिक के साथ लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। मकान मालिक बहुत रूडली यहीं खड़े होके मेरे रूम में बहुत बदतमीज़ से बोले, बाहर इशारे किए पैसे दे दो, बड़ी गंदी तरीके से, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा भैया आप अंदर आ जाओ। तो अंदर आए तो फिर किराए के लिए मैंने कहा वो भैया बीमार है अभी, बट उन्होंने कुछ सुसाइड कर लिया था तो फिर मर गए थे। तो बस वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर बाहर उन्होंने प्रॉब्लम हुई, पंगा हुआ, बेटा आ गया, इनकी वाईफाई ऊपर से नीचे आए, फिर बाहर जाके इन्होंने बहुत पंगा किया सारा। वो बात बढ़ती चली गई। फिर मुझे बहुत गंदा गंदा बोला जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे करैक्टर को लेके। तो ऑब्वियसली मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर पुलिस आई तो फिर वो कोर्ट केस जो ज़्यादा बढ़ गया, बात सुलटी नहीं, तो फिर वो इन्होंने फिर कोर्ट में कर दिया। प्रिया के मकान मालिक ने बिना नोटिस दिए हुए मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया और इससे पहले वो रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त प्रिया से कोरे कागज़ पर दस्तखत ले चुके थे, जो कानूनी जुर्म है। किराया वक्त पर देने के बाद भी मकान मालिक ने कोर्ट में किराया न मिलने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने प्रिया को राहत दी और वो अभी भी इस मकान में रह रही हैं। रेंट एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, 3 साल पहले। तो इन्होंने, जब मैं बीमार थी उस दिनों, तो इन्होंने ब्लैंक पे साइन करवाए थे मेरे से कि मैंने कहा भैया मैं जा नहीं पाऊँगी। कह रहे कोई बात नहीं, आप बहन जी साइन कर दो, मैं अपना आप करवा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने किराया उस पर लिखवाया 3000। अब मुझे तो पता नहीं, साइन तो पहले हो चुके हैं। इन्होंने किराया कहा था अभी 1000 ले लो, आप कर दो, तो फिर मैं आपसे बाद में लूँगा किराया, कोई बात नहीं, आप बीमार। वैसे मैं आई थी जब बीमार भी थी मैं यहाँ पर काफ़ी, बस ये बात हुई थी। 30 सारी कोर्ट में, वहाँ पहले सबमिट कराती हूँ फाइल वगैरह, फिर कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में जाती है रूम में, फिर वहाँ से ऑर्डर पास होते हैं, फिर वो मैं किराया जमा कराती हूँ नीचे। मकान खाली कराने के लिए किसी भी किराएदार को मोहलत मिलना उसका कानूनी अधिकार है। इसलिए प्रिया के मामले में नोटिस न देना और फर्जी दस्तावेज का सहारा लेना मकान मालिक के खिलाफ गया। प्रिया को मकान में रहने देने का आदेश देते हुए कोर्ट ने मकान मालिक पर 5000 का जुर्माना भी लगा दिया। मकान मालिक ने बोला कि आप मकान पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए कि खाली कर दीजिए। फिर कोर्ट में इनका मैटर जो गया था तो उसमें उन्होंने विदाउट नोटिस खाली करने के लिए ये बात हुई थी। फिर कोर्ट में जब इनका जजमेंट आया तो ये हमें पता चला कि इन्होंने नोटिस नहीं डाला था और नोटिस को प्रूफ करने के लिए जो भी मोड हैं वो प्रूफ नहीं कर पाए कि हमने नोटिस दिया है, क्योंकि खाली कराने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटीमेशन
रेंटर को इंटीमेशन देना ज़रूरी है, वो इन्होंने नहीं दिया था। केस इनके फेवर में गया है कि विदाउट इंटीमेशन आप खाली नहीं करा सकते हैं रेंटर से। पहले आपको 30 डेज़ का टाइम लिमिटेशन होता है, उस पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप खाली करा पाएंगे। फिर ये अपील में गए थे मकान मालिक, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इनके ऊपर फिर 5,000 का कॉस्ट लगाकर और अपील डिसमिस की थी इनकी। मकान पर कानूनी अधिकार उसके मालिक का ही होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो किराएदार को प्रताड़ित करे। कानूनी अधिकार दोनों के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने लग गए हैं। हमारे साथ प्रयागराज से पप्पू जुड़ रहे हैं। पप्पू जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल। चलिए हम इनके कॉल को आगे शामिल करेंगे। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। आशीष है हमारे साथ। आशीष जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। जी पूछिए। मैडम ऐसा है, मेरे पास एक मकान है अम्बाला में, मैं ओरिजिनल अलॉटी हूँ और इसमें मैंने किराए पे दिया था 2003 में जी। लेकिन कोई करारनामा नहीं किया था हमने और ओरल ही चल रहा था। जब 2012 में मेरे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद जो किराएदार है वो कहते हैं कि जी हम किराया नहीं देंगे, हमने आपके पापा से मकान खरीद दिया। जबकि फिर मैंने उन्हें बताया कि ये मकान का ओरिजिनल अलॉटी मैं हूँ, मेरे फादर नहीं है जी। तो फिर मैंने केस डाला खाली करने के लिए, तो उसमें वो कहते हैं कि हम तो हमारे आपके फादर के साथ इलिसाइट रिलेशन पे है, तो इस कारण से वो केस मेरा चलते चलते 2012 से 2018 में डिसीजन ये आया कि भाई आप किरारनामा ना होने के कारण केस डिसमिस कर दिया कि वो किराएदार नहीं है। तो फिर मैं अपने वकील से पूछा है तो वकील कहता कि आप मालिक हो, आप बिजली पानी कम काट सकते हो। तो अब मैंने बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए किया तो वो काटने नहीं दे रहे। अब उसके बाद वो कोर्ट में चले गए हैं कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, बिजली पानी जमा करा रहे हैं तो हमें रहने दिया जाए। जबकि बिजली पानी का कनेक्शन मेरे नाम पे है, तो क्या मेरे को रिलीफ मिलेगा इसमें, या मैं मकान मालिक होने के बावजूद भी इसी डिप्रेशन में रहूंगा? जी सुमेर जी, पूरे केस के बारे में इन्होंने बताया है और आप लोगों ने पहले कहा था बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं काट सकते। इनके केस में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? आशीष जी देखिए, आपका केस जो है ऐसा नहीं है कि किराएदारी नामा ना हो या अगर एक आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो किराएदारी का कोई सबूत नहीं है। किराएदारी कानून कहता है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो लोगों में ज़बानी भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। आपको जो कोर्ट में दिखाने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये दिखाने की ज़रूरत है कि वो जो है अलॉटमेंट आपके नाम पे है। एक इंसान किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी जगह पर या तो वो जिस जगह का मालिक है उसकी परमिशन से रह सकता है या अनऑथराइज तरीके से रह सकता है। अब क्योंकि आपका केस इस कारण से डिसमिस हुआ है, कागज़ हमने नहीं देखे मगर आपका केस डिसमिस आप जो बता रहे हैं वो इस कारण से हुआ कि किराएदारी नामा नहीं है, तो आपको अपने केस की एक बार स्टडी करनी चाहिए। मगर जहाँ तक ये बात रही कि आप उनका बिजली और पानी काट रहे सिर्फ ये सोच के कि आप वहाँ के मालिक हैं, तो ये काम आपका गैर कानूनी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से बहुत टाइम से उस जगह पे रह रहा है, आपका खुद का ये मानना है कि आपने उन्हें किराए पे दी, तो अगर आपने किसी इंसान को किराए पे दी हैं, आप खुद मानते हैं, तो आप उस इंसान को वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उससे आप डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये आपका गैर कानूनी हो जाएगा। कानून का ज़रिया लीजिए और थोड़ा ध्यान से लीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुमेर जी, आपने इनको अहम सुझाव दिया है। पप्पू हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा प्रयागराज से। जी पप्पू जी पूछिए अपना सवाल। क्या होता है और इसके तहत किराएदारों को क्या अधिकार है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। ये आधार पेशा है कि क्या होता है और किराएदार के क्या अधिकार है? किराएदार के अधिकार क्या हैं ये जानना चाह रहे हैं। जी नम्रता जी। हाँ जी, आपने जैसे कि पूछा कि किराएदार के क्या हक हैं।
अगर किराएदार अपना किराया टाइम पे दे रहा है और प्रॉपर्टी को ठीक से मेंटेन कर रहा है तो किराएदार का ये हक है कि उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से ना निकाला जा सके प्रॉपर्टी से। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर किराएदार को निकालना है तो उसके लिए नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके रेंट कंट्रोल एक्ट में फॉल करता हो और अगर 3500 से ज़्यादा का किराया है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फॉल करता हो। पर नोटिस देना किराएदार को घर खाली कराने से पहले बहुत ज़रूरी है। वैसे ही किराएदार का जो दूसरा हक है वो ये है कि उसको मूलभूत सेवाएं जो होती हैं, असेंशियल नेसेसिटीज़, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उनसे वंचित नहीं करा जा सकता। तीसरा हक जो किराएदार का है कि अगर प्रॉपर्टी ठीक कंडीशन में नहीं है तो ये टेनेंट का हक है कि उसको प्रॉपर्टी ठीक करा के दी जा सके, उसकी मरम्मत कराई जाए और उसको ख़राब कंडीशन में रहने के लिए मजबूर ना करा जाए। तो ये सबसे बड़े हक हैं किराएदार के, अगर किराएदार अपना किराया टाइम पे दे रहा है और प्रॉपर्टी को ठीक से मेंटेन कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं नोएडा से, आशीष सक्सेना। आशीष जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? आशीष जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ। जी हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भिवाड़ी में जी, और मेरा किराएदार के साथ किराए एग्रीमेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने जहाँ तक पता किया है 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। एक तो मैंने जो किया है जैसे 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट है मेरा किराएदार के साथ नॉर्मल वे में, और एक होता है जिसमें हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके किराएदार के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो क्या इन दोनों तरह के एग्रीमेंट में कोई फर्क होता है या किसी की वैल्यू ज्यादा होती है या दोनों ही कानूनी रूप से इक्वल है? बिल्कुल। सुविदत, आप बताना चाहेंगे टाइप ऑफ एग्रीमेंट को लेके सवाल? 2 types. And one is this normal rent agreement that we all, anyone who is hailing from outside, they'll very well know. Like they come to the city and they prepare this rent agreement, which is valid for 11 months. And the other one is the registered one. The registered one has got more validity because you pay the court fees. I mean whatever formalities are there, वो तो आपको करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आप रजिस्टर्ड वाला कर लो। तो वो थोड़ा, अगर कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, अब आप कोर्ट में जाएंगे तो लिटिगेशन में वो वाला थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहेगा। ये जो रेंट एग्रीमेंट नॉर्मल जो है वो शायद बैंक या मतलब जो है ना छोटा मोटा चीज़, उसके लिए वो चलेगा। पर आगे जाके अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो रजिस्टर्ड वाला बेहतरीन होगा। यानी फ़र्क जो है वो 11 महीने और साल का फ़र्क है इसमें। जो रजिस्टर्ड है वो 11 महीने का नहीं होगा, जो अनरजिस्टर्ड है वो 11 महीने का होगा। अगर लीज 11 महीने तक की है तो रजिस्टर्ड नहीं होने की ज़रूरत, पर अगर 1 साल की लीज है या उससे ज़्यादा की है तो रजिस्टर होना ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया कि क्या टाइप्स हैं रेंट एग्रीमेंट के। श्रीधर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। श्रीधर जी पूछिए आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करता हूँ। तो मुझे जानकारी ये चाहिए कि जो किराया लिया जाता है पुणे के सिटी में या नांदेड़ सिटी में जी, जहाँ पर भी किराया लिया जाता है उसका कुछ रूल्स होते हैं क्या, रेगुलेशंस होते हैं क्या? मेरा एग्जांपल एक ये है कि 8x10 के रूम के लिए 4,000 रुपए किराया लिया जाता है जी। पार्टनरशिप में 2-2 हजार रुपए देके वहाँ रहते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में कुछ राय है क्या? बिल्कुल श्रीधर, और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी, बहुत मेल्स हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिंगल लोग हैं, वो कहते हैं कि बेतहाशा हमसे रेंट एग्रीमेंट लिया जाता है, बॉन्ड्स मांगे जाते हैं। तो क्या उसे लेकर कोई रेगुलेशन है? आप बताना चाहेंगे सुमेर इस पे? अभी तक इस होता क्या है कि ऐसे जो स्टूडेंट और कई लोग बाहर से आते हैं और जगह कम होने के कारण 2-3 लोगों को एक ही कमरा दे दिया जाता है और उन तीनों से अलग अलग भाड़ा लिया जाता है। अब इसके अंदर कानून ने 2 अलग-अलग कानून में 2 अलग-अलग वो मान्यताएं हैं जी। एक आता है कंसेप्ट हमारा जॉइंट टेनेंसी का और एक कंसेप्ट आता है हमारा को टेनेंसी का जी। अब जहाँ तक तो जब तक ये 3-4 लोग मिलके इकट्ठे मिलके किराया देते वो एक अलग प्रावधान है उसके लिए, ऑफ रिकॉर्ड है। और जहाँ ये लोग तीनों अपना अलग अलग किराया मकान मालिक को देते हैं,
वो उसके लिए अलग प्रावधान में आ जाते हैं। मगर इसके ऊपर जहाँ तक इनका कोई सवाल है कि इतने एरिया के कमरे के लिए इतना किराया ले रहे हैं, इसके ऊपर कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि कितना ज़मीन के लिए कितना किराया लेना है। जी। किराया कितना लेना है और कितना देना है, ये दोनों आपसी संबंधों पे डिपेंड करता है जी। मकान मालिक और किराएदार के। ये उन दोनों में डिसाइड करना है और ये उनका कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है जी, जी। एक तरीके से। सुविदित, आप मॉडल टेनेंसी के बारे में कह रहे थे। Just want to add him. What he's saying is right. The Model Tenancy Act says that rent authority can fix the rent based on whatever location the the premises. पहले क्या होता था, जैसे कि मुंबई शहर, जैसे मुंबई हो या बेंगलोर में पूरा साल का किराया यू हैव टू पे इन एडवांस, पहले ही ले लेते थे। बट नाउ व्हाट हैड हैपेंड इज 2 months का रेंट मतलब एडवांस में ले लो, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अभी न्यू लॉ सेज दैट ओनली 1 month's रेंट हैज टू बी टेकन। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी वेलकमिंग। जैसे बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत वेलकमिंग है। इट्स वेरी गुड दैट people, the owners will be willing to let out the properties for rent, because there are so many people in foreign countries, they have invested money in many residential sectors and whatever, but they are unwilling to give it for rent because of the fear. But now landowners are also confident that okay, something is on record, and even the tenants are also very happy that okay, we don't have to pay 1 year's rent in advance. So it's a welcome move. लेकिन नम्रता, आप कई बार ऐसा होता है रेंट एग्रीमेंट में कि कहते हैं कि 10% बढ़ाने का अधिकार है 1 साल पर जो मकान मालिक हैं उन्हें। लेकिन ऐसे मामलों में जहां इतना ज़्यादा किराया बढ़ोतरी की बात आती है, तो क्या हम मान के चलें कि यहाँ अधिकार जो है वो मकान मालिक का ही है? डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे है जिसका किराया 3,500 से कम है, तो वहाँ पे 3 साल में 10% से ज़्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। पर अगर किराया 3,500 से ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो फिर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रेंट एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हर साल इतना % किराया बढ़ेगा, तो वो लैंडलॉर्ड की डिस्क्रिशन है कि वो उतना बढ़ाएगा और उस पर टेनेंट की कोई से नहीं है। पर 3,500 से कम के किराए पर सरकार ने एक रोक लगाई हुई है कि 10% से ज़्यादा नहीं किराया बढ़ सकता 3 साल से पहले। यानी अगर आप किराएदार हैं तो एक मार्केट रिसर्च भी आपको ज़रूर करना चाहिए कि जहां आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं किराए पे, वो कहां पे फॉल करता है, तो ज़रूर आपको कुछ कानूनी रिलीफ मिल सकती है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य हैं दिल्ली से। आदित्य जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि किराया मैंने 3500 रुपया दे रहा था पहले, तो अभी वो प्रत्येक साल बोलते हैं कि इतना बढ़ा दो, तो उसमें कुछ कानूनी प्रावधान होगा कि 1 साल में कितना % रुपया बढ़ाया जा सकता है? अभी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे आदित्य कि कहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, इस पे बहुत कुछ मैटर करता है। क्या इसमें कुछ डिवाइड किया गया है कि किस एरिया में कितने किराया होगा, अलग अलग ये, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट हर स्टेट का अलग कानून है। दिल्ली में 3500 से नीचे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, किराया है जितनी भी प्रॉपर्टीज का, उन सब में आप 3 साल से पहले 10% से ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा सकते। मगर दिल्ली से बाहर जाएंगे तो हर राज्य का अपना किराएदारी कानून है। उस किराएदारी कानून में हर राज्य में करीब करीब अपना एक अलग अमाउंट, दिल्ली में 3500 1988 में डिसाइड कर दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली से बाहर हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में सब जगह अपना एक किराएदारी कानून है। उसके अंदर एक न्यूनतम कानून दिया गया है, किराया दिया गया है। उस न्यूनतम किराए के अंदर अगर आप आते हैं तो उस कानून के तहत ही उस किराए को बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मगर अगर आपका किराया उस न्यूनतम किराया कानून में जो किराया दिया गया है उससे ऊपर है, तो फिर आपका जो है किराया जो है वो आप दोनों के, मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो शर्तें तय हुई उनके आधार पे बढ़ाया जा सकता है।
जी बिल्कुल। देखिए मेल हमें आते जा रहे हैं और कुछ ऐसा ही सा सवाल है हमारे एक और कॉलर ने जिन्होंने मेल किया है। आनंद सहाय हैं, ये इनका चांदनी चौक में दुकान है और कह रहे हैं कि 450 रुपये ये पे करते थे और अब जो है मकान मालिक अचानक से 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो क्या, और ये एरिया जो है ये स्लम्स एरिया में आता है इनका, तो क्या इनको इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर ये कोर्ट अप्रोच करें? ये प्रोटेक्टेड है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में, क्योंकि इनका किराया 3,500 से कम है और दिल्ली में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इनकी, तो मकान मालिक इनसे इतना ज़्यादा किराए में बढ़ोतरी नहीं मांग सकता, और अगर मांग रहा है तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट। जी चलिए, अब हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग रह रहे थे करीब 7-8 साल से जिस प्रॉपर्टी में, और वहाँ ये हुआ कि मकान मालिक से डिस्प्यूट हो गया कई चीज़ों को लेकर, और इन द मीन टाइम अभी क्या हुआ कि मैंने तो अपनी तरफ से कोई वो नहीं किया कि मुझे जल्दी छोड़ना या कुछ तरह का। मेरी वाइफ से आके ना, वो पिछले, क्योंकि मैं जॉब में रहता हूँ, और वो वाइफ से आके एक एग्रीमेंट करा के चले गए कि हम छोड़ देंगे सर्टेन टाइम के अंदर। तो क्या इसका कोई ऑप्शन निकल सकता है? और ये हुआ तो स्टैम्प पर ही है, वो 100 रुपीज़ वाले स्टैम्प पर, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसका प्लीज बताइए क्या हो सकता है। मैं कोई समाधान कर सकता हूँ अपनी तरफ से, कोर्ट में जा सकता हूँ या कोई और विकल्प है मेरे पास? जी जी सुविधा, आप कुछ बता पाएंगे इसमें? I can't hear it properly. जी कुछ और भी आप हमें बताइए कि किस तरह का दस्तखत आपकी पत्नी ने किया, क्या वो प्रॉपर कोई अग्रीमेंट था या ऐसे ही उन्होंने लिखित में दिया? थोड़ा और क्लैरिटी दें। जी एक्चुअली इससे पहले भी हो चुका है, मतलब इससे पहले भी हमारे एग्रीमेंट होते रहे थे, और वो एग्रीमेंट लेकिन चूंकि एक सर्टेन टाइम के ही थे वो खत्म हो चुके थे। तो अभी क्या इशू था कि एक तरह से बिल्कुल ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि कोई एग्रीमेंट नहीं था अभी हमारे बीच में। ठीक है। और इस चीज को लेके बार बार उनकी ओर से थ्रेट्स मिलते थे कि भाई आप खाली कर दीजिए, कभी वैसे बिजली कट गई, हम लोगों ने हालांकि खुद करा लिया उसको, ये सब हुआ। तो ये है कि बीच में आके जैसे एक तरह से थोड़ा इन्फ्लुएंस करके और थोड़ा सा ये देखे कि भाई आपको खाली करना पड़ेगा, प्रेशर बना के, कुछ पुलिस का भी रोल उन्होंने थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की उसमें कि हम पुलिस तक चले जाएंगे, तो जैसे डर जाते हैं फेमिनाइज जो। लेकिन कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है। ये हमने जो केस स्टडी दिखाया था सुविधा, उसमें भी यही था कि उनको कोरे कागज पे साइन करा लिया था। इनके केस में बहुत वक्त से रेंट एग्रीमेंट नहीं है लेकिन खाली करने को कह रहे हैं। See, it's very unfair that there is no rent agreement, but I would suggest him that please at least at this juncture आप मतलब बना लो, but it's not late, because it's not late and you can approach the court also for appropriate relief. रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किराएदार भी क्या दबाव बना सकते हैं? कई बार मकान मालिक नहीं बनाते कि कोई रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है ताकि हम अपनी बात को मजबूती से रखें। क्या किराएदार भी कह सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाएं? बिल्कुल, किराएदार कह सकता है कि हमें रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, और ये मैं आज इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, क्योंकि अगर हमारे पास एक कागजात होते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, तो वो कोर्ट में ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फोर्सिएबल होता है, और ये दोनों लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए, दोनों के लिए फेवरेबल है कि अगर रेंट एग्रीमेंट होगा तो लैंडलॉर्ड को भी अपनी ओनरशिप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। किराएदार कल को ये नहीं कह सकता कि मैं उस जगह का मालिक हूँ। किराएदार ये नहीं कह सकता कि मैं रेंट दे रहा था फिर भी मुझे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। और उसी तरीके से अगर टेनेंट भी रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो उसके लिए अच्छा है, जिसमें रेट ऑफ रेंट फिक्स हो जाएगा, कितने टाइम के लिए उसको टेनेंसी दी गई है ये भी फिक्स हो जाएगा। और फिर अगर रेंट एग्रीमेंट है तो जब भी किराया दिया जाएगा तो किराएदार ये भी कहेगा कि मुझे रेंट रिसीट दी जाए। ये राइट्स हैं आपके, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, हर बार रेंट रिसीट मांगते हैं जब भी आप किराया देते हैं, तो आप अपने कोर्ट में अपने हकों को ज़्यादा अच्छी तरीके से कोर्ट के सामने रख सकते हैं और उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। दिस मॉडल टेनेंसी एक्ट हैज मेड कंपल्सरी कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा। ये ऑरल स्टेटमेंट वगैरह वो पिछला जमाने का हो गया, अभी मतलब अब से ये कंपलसरी है, मैंडेटरी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रजत हैं प्रयागराज से। रजत जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। जी हेलो जी, मैं कुछ और पूछ सकता हूँ मैम? टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए रजत जी। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि सिक्योरिटी मनी के ऊपर भी कोई प्रावधान है? पगड़ी जो लिया जाता है मकान मालिकों द्वारा। जी, मॉडल टेनेंसी एक्ट में तो बहुत साफ तौर पे बॉन्ड को लेकर बताया गया है, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त है, जैसे कि अभी सुविधा बता रहे थे मुंबई वगैरह में ऐसा होता था कि 1 साल का पूरा
ले लेते थे पेमेंट। बॉन्ड्स को लेकर भी बहुत स्पेसिफिकली है कानून। दिल्ली में जो पहले प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट होती थी वहाँ पे पगड़ी अमाउंट डिमांड करा जाता था प्रॉपर्टीज़ को देने से पहले, पर उसमें कोई कागजात नहीं होता था, कोई लिखित में बात नहीं होती थी। तो जब भी टेनेंट ये कहता है कि हमने पगड़ी अमाउंट दिया था तो उसके पास कोई जरिया नहीं होता उस बात को प्रूव करने का, और इसीलिए वो इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, टेनेंट की बात नहीं सुनी जाती है ज़्यादातर। तो और इसीलिए अभी जो रेंट एग्रीमेंट जब बनते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि 2 months एडवांस में रेंट जो है वो सिक्योरिटी के तहत लिया जा रहा है। उस केस में जब भी टेनेंट घर खाली करता है तो उसको वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस करना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, उसका ऑब्लिगेशन है कि जो भी उसने सिक्योरिटी अमाउंट लिया है वो उसको वापस करे। बट ये कागजात लिखे हुए होने चाहिए, कोई रिसीट होना चाहिए कि हाँ ये सिक्योरिटी अमाउंट दिया गया था। बिल्कुल। चर्चा में बहुत हम बार बार बात कर रहे हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 की, जिसमें किराएदार के कानून का संरक्षण किया गया है। क्या कुछ है उसमें, आइए उस पर नज़र डालते हैं। द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019, जिसके मुताबिक मकान मालिक रेंट अग्रीमेंट के बीच किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। मकान मालिक किराए पर मकान देते समय जो बॉन्ड है वो 2 महीने के किराए से ज़्यादा आपसे नहीं मांग सकेंगे, और किसी भी विवाद की स्थिति में मकान मालिक किराए के मकान की बिजली पानी जैसी ज़रूरी सुविधाएं नहीं काट सकेंगे। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी हो जाएगा। और रेंट अग्रीमेंट में लिखित समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को तब तक नहीं निकाल सकेगा जब उसने लगातार 2 महीने तक अगर किराया नहीं दिया हो। इसके अलावा किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को 3 महीने पहले किराएदार को एक नोटिस देकर सूचना देनी होगी कि वो किराया बढ़ाना चाहते हैं। और झगड़े के निपटारे के लिए स्पेशल रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी, जिससे मामलों का निपटारा बहुत जल्द होगा। और मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए विवाद का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो ये तमाम बहुत ही सकारात्मक पहलू हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के, जो कि सामने आएंगे। आइए हम अब रिहायशी इलाकों की हमने बात की थी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी नज़र डालते हैं। तो मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद के सबसे ज़्यादा मामले दुकानों के भी आते हैं। कमर्शियल स्पेस का जहां किराया ज़्यादा है, वहीं खाली करने की नौबत आने पर किराएदार के बिजनेस पर भी असर पड़ता है। ऐसे में कोर्ट में कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहां मकान मालिक पर मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने या दुकान खाली कराने की मांग करने के आरोप लगते हैं। दिल्ली का चावड़ी बाजार, व्यस्त गलियों में दुकानें ही दुकानें और बेशुमार भीड़। आइए आपको मिलवाते हैं इन्हीं गलियों में एक दुकानदार चमनपुरी से। 72 साल के ये बुजुर्ग चमनपुरी पिछले 57 साल से किराए की दुकान में प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे, लेकिन पिछले साल मकान मालिक से किराया बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो आज कोर्ट में है। 1967 जुलाई 1967 में ये दुकानें मैंने ली थी, जब से मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है। अच्छा, इसी साल मार्च में कोर्ट्स में मतलब 6 साल तक कंटेस्ट करने के बाद तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैंने एक दुकान वो मेरे को सरेंडर करनी पड़ गई। यही दोनों दुकानें थी। ये मेरा ऑफिस है, उधर मेरी फैक्ट्री थी। जब पोल्यूशन वगैरह के पहले मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की पोल्यूशन के चक्कर में वो पहले बंद हो गई थी, तो उसको मैंने गोडाउन पर्पस यूज़ करता था, और ये मेरा ऑफिस है। अब मैं थोड़ा ये कि ट्रेडिंग कर लेता हूँ, अपने एज के हिसाब से थोड़ा ही काम करता हूँ। 2008 में मकान मालिक ने चमनपुरी से ज़बरदस्ती दुकान खाली करवाने की कोशिश की। तब चमनपुरी के पास 2 दुकानें थीं, एक में इनका ऑफिस और दूसरे में मशीनें लगी थीं। दोनों दुकानों को लेकर मकान मालिक कोर्ट पहुंचा और अदालत ने एक दुकान मकान मालिक को सौंपने का आदेश दिया। इस फैसले से चमनपुरी के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। लैंडलॉर्ड ने हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक दुकान ले लिया, एंड देयर इज़ absolutely no bona fide need. He has an eye on the market value of the shop. अब वो कहता है मेरे को ये दुकान भी चाहिए, जबकि मोर देन सफिशेंट है। वो दुकान जो है जो मैंने सरेंडर की है, दैट इज़ डबल देन दिस, एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव इन द कोर्ट दैट आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। देयर इज़ नो प्रॉपर डॉक्यूमेंट। चमनपुरी के मुताबिक मकान मालिक ने गलत तथ्यों के सहारे एक दुकान खाली करवा लिया। चमनपुरी का आरोप है कि मकान मालिक ने कोर्ट में दावा किया कि वो खुद दुकान में बिजनेस शुरू करना चाहता है, जबकि दुकान का ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही अन्य दस्तावेज।
जिससे ये साबित हो कि वो खाली कराए दुकान में कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। कोर्ट ने आफ्टर 3 मंथ डिले के बाद भी इनको एक अपॉर्चुनिटी दी और इनको डिफेंस करने का मौका दिया। उसको डिफेंस को मौका देने के बाद अब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें लैंडलॉर्ड ने ये बात एडमिट करी है कि जो दुकान इन्होंने सरेंडर करी है वो डबल स्पेस की है इस दुकान से कंपैरेटिवली। साथ ही उन्होंने ये भी एडमिट करा कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कोई जीएसटी, टिन, पैन नंबर या कोई और ऐसी जो अन्य रजिस्ट्रेशन सुविधाएं जो एक कमर्शियल बिजनेस शॉप रन करने के लिए चाहिए होती हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करा है किसी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ में टिल डेट। तो ये साथ ही ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। बाकी कोर्ट अपना डिसीजन देगा। सारी चीज़ें, हमारा प्रयास जारी है जो इनके लिए हम कर सकते हैं, और हम ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए हम और सेंट्रल डीएलएसए बना है। मकान मालिक के मनमाने रवैये के खिलाफ चमनपुरी डीएसएलएसए की मदद से मुकदमा लड़ रहे हैं ताकि उन्हें अपने जमे जमाए व्यापार को खोना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये चमनपुरी जी के केस को हमने आपको दिखाया, इनका मामला अभी सब जुडिस है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इनके जो पूरा जो केस है कि एक दुकान इनसे खाली करा लिया है और एक दुकान पर अभी सुनवाई चल रही है, और मकान मालिक ने ये कहा कि भाई हमें अपना बिजनेस करना है इसलिए दुकान खाली करवाए, लेकिन इनका कहना है कि कोई बिजनेस वो नहीं कर रहे हैं। क्या अधिकार है इनके यहाँ? तो इस साहब, सबसे पहले तो हर इंसान को अपने हकों के बारे में जागरूक खुद होना पड़ता है। अगर मकान मालिक ने ये कहा कि उसको अपनी ज़रूरत के लिए दुकान चाहिए और न्यायालय ने उसको वो दुकान उसकी ज़रूरत के लिए दिलवाई आपसे, तो आप उसी कानून में ये प्रावधान भी है कि अगर ये बात उसने कानून में झूठ बोली है, न्यायालय में जाके झूठ बोली है और वो उस दुकान को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो इसी कानून में, किराया कानून में ही आपके पास ये प्रावधान भी है कि आप कोर्ट में दरखास्त दें तो कोर्ट आपको ये दुकान वापस मकान मालिक से लेके देगा जी। ऐसा नहीं है कि मकान मालिक कोर्ट में जाके झूठ बोले कि हाँ मुझे मेरी ज़रूरत के लिए दुकान चाहिए। कोर्ट उस समय मकान मालिक की ज़रूर सुनेगा क्योंकि मकान मालिक के पास भी उसकी अपनी ज़रूरत है। मगर अगर वो ये बात झूठी कहता है तो किराएदार ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वंचित हो जाता है जी। किराएदार वापस कोर्ट में जाके ये अगर कोर्ट को दिखाता है, दर्शाता है कि मकान मालिक ने झूठ बोला जी। और आज तक उसने कोई व्यवसाय नहीं शुरू किया उस दुकान से, तो कोर्ट आपके फेवर में ज़रूर हक देगा और दुकान आपको वापस भी दिलवा सकता है। यानी कि 2 साल के बाद फिर ये अपील में जा सकते हैं। एक सवाल है सुमित एक बोटे का, इन्होंने लिखा है कि हमने एक दुकान 5 साल के लिए भाड़े पर लिया था, अब हमें पता चला है कि ये जगह रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आरक्षित है, हम क्या कर सकते हैं? जी नम्रता जी। अगर आपने भाड़े पे दुकान ली थी तो लैंडलॉर्ड ने आपको जब ये दुकान सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दी थी तो आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी ही कर सकते हैं। अगर आप आज कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और इसको कमर्शियल नहीं दिया जा सकता तो वो अथॉरिटीज़ लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट देखेंगी, बट एज अ टेनेंट आप लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ इस फैक्ट पे कि प्रॉपर्टी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करा जा सकता है। जी जी। गौरी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। गौरी जी पूछिए अपना सवाल। मैम मैं बोल रही हूँ गौरी, और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने 2013 में एक मकान एग्रीमेंट साइन किया था जी। और वो अब मकान मालिक हमारे से प्रेस कर रहे हैं कि घर खाली कीजिए, और मेरे हस्बैंड ने अब उसी एग्रीमेंट पे डबल एग्रीमेंट दूसरा साइन कर दिया है कि मैं खाली करके जा रहा हूँ और दिवाली के बाद, और मेरे बीवी बच्चे मतलब मेरे बीवी बच्चों से कोई मेरा संपर्क नहीं है, ये और वो, मतलब इस तरह की कुछ एग्रीमेंट में लैंग्वेज लिख के उन्होंने साइन कर दिया है। और उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना वो, तो उन्होंने जो उनके ऑफिसर हैं उन्होंने उनके उससे मतलब तनख्वाह से किराया काटना शुरू कर दिया है कि भाई किराया इनका तनख्वाह से कटेगा अब जब तक ये रहेंगे यहाँ पर जी। तो इसमें मैडम मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बच्चों को लेके अपने कहाँ जाऊँ? मुझे इस बात का सिंगल मदर का हमने आपको केस स्टडी दिखाया था, लेकिन रेंट एग्रीमेंट तो हस्बैंड ने साइन कर दिया है, सुविधा इसमें क्या हो सकता है?
देखो अभी रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया इसमें क्या? हाँ जी, वो 2013-14 में एक्सपायर हो गया था। लेकिन उसके बाद एक फ्रेश रेंट एग्रीमेंट पे पति ने साइन कर दिए हैं और शायद आपस में कुछ विवाद है पति पत्नी का, ये रहना चाह रही है मकान में। जी अच्छा देखो वैसा है तो आई थिंक शी कैन स्टे द रीज़न इज even in that there is a provision called as shared household. Like in Domestic Violence Act there is a concept called as shared household. हस्बैंड का ये मतलब क्या होता है कि हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वाइफ को खुद का अपना मकान या रेंटेड एकोमोडेशन किसी को मतलब अलॉट करना, मतलब शेयर्ड हाउस होल्ड में वाइफ का हक है, वो रेंटेड एकोमोडेशन में भी है। That means husband is bound to provide a space for living for the wife, whether it be own property or in the rented accommodation. और गौरी क्योंकि आप महिला हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि आप लीगल एड भी ले सकती हैं इस मामले में, इन्हें मदद मिल सकती है। हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो समाज में एक आदमी अंतिम आदमी तक पहुँचती है जो अपने हकों के लिए खुद नहीं लड़ सकता या जिसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। हम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराते हैं और जो लोग अपने लिए खुद अपना केस नहीं लड़ सकते या वकील की फ़ीस नहीं दे सकते, हम उनको मुफ्त में कानूनी वकील दिलाते हैं जो उनका केस उनके बिहाफ पे लड़ता है कोर्ट में, और उसके लिए उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती वकील को। इसके लिए हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है जो बताता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए। उसमें जो लोग जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम की है वो एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, प्लस महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त में कानूनी सहायता दिलाई जाती है, उनको मुफ्त में वकील दिलाया जाता है हमारी अथॉरिटी के द्वारा जो उनके लिए उनका केस लड़ते हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की एक ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। दिल्ली में जैसे 11 डिस्ट्रिक्ट्स है तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है जहाँ पे एक सेक्रेटरी बैठते हैं, आप उनको जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको मुफ्त कानूनी से सहायता दिलाई जाती है तो आपको हम वकील प्रोवाइड कराएंगे जो आपका केस हम आपके बिहाफ पे लड़ेगा और उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश जुड़ गए हैं पुणे से। ऋषिकेश जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मेरा एक ये सवाल था कि लाइक अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, ओके, और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पीजी में एकोमोडेशन लेना है जी। तो ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये पीजी एकोमोडेशन के लिए हो सकता है क्या? जी किस तरह का पीजी एकोमोडेशन है जो जिसमें आप पे करते हैं? हाँ, शेयर कर रहे हैं ट्विन बेड में। जी क्या इसके लिए रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जितने भी पीजी हॉस्टल्स जो ऑन पेमेंट आपको कमरा देते हैं वो उसके लिए पेपर ज़रूर रेंट एग्रीमेंट के तौर पे आपको देंगे। कुछ इलाकों में नहीं भी होता जी। कई इलाकों में ऐसा होता है जो स्लम्स में, अब ये जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास जितने भी पीजी के इलाके हैं, पीजी जहाँ पे रहते हैं जी, उसी से थोड़ा सा और दूर जाएंगे हम तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे रूम शेयरिंग पे दिए जाते हैं जी, मगर वहाँ पे एग्रीमेंट कोई नहीं किया जाता। ऐसी जगहों से बचें अगर आप स्टूडेंट हैं तो। बिल्कुल। वहाँ पे फिर आपको जब तक आप तो किराया देंगे या जब तक आप उनकी मर्जी से रहेंगे, वरना वहाँ पे कई बार अनधिकारित तरीके से भी आपको जोर जबरदस्ती से निकालने की कोशिश होती है, जिससे फिर आप एक कानूनी प्रक्रिया को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऋषिकेश जी आप कोशिश करें जहाँ तक हो सके हाँ, ऐसे पीजी को लें जहाँ पे एग्रीमेंट हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। शोएब खान हैं, सुमृत कुमार हैं, इनका सवाल ये है कि हम स्टूडेंट्स हैं और कई बार हमें कहा जाता है कि आपके दोस्त नहीं आ सकते मिलने, आपके रिश्तेदार नहीं आ सकते मिलने के लिए, या क्या सोसाइटीज़ जो होती हैं जैसे फ्लैट्स होते हैं वहाँ के जो वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं क्या वो कंपेल कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट को किराया पे मकान नहीं दे सकते? क्या इसको लेकर स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, आप बताना चाहेंगे सुविधा? See, I am staying in a society. जी। The association members, they have clearly stated that students should not be allowed in
आवर सोसाइटी। जब मैंने ये सुना, मैंने एक्चुअली मैंने वॉसिफरसली मैंने बोला देखो ये इलीगल है, आप ऐसे मत कर सकते। क्योंकि देखो मैं तो अभी मैरिड हूँ, मेरे फैमिली है, वो ठीक है, पर मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मुझे मालूम है कि कैसे स्टूडेंट्स रहते थे, मतलब है। जब मैंने ये सुना तो मैंने बोला देखो इट्स इलीगल, डोंट डू इट, ओके। और इवन आई विल टेल यू, इन ऑल द लॉ right now in practice, Model Tenancy Act में clearly, I mean there is nothing barring students from occupying these premises like flats, so जो भी है residential accommodation है, मतलब अगर कोई कर रहा है it's illegal, you have every right to approach the court, you can fight against that person, you have total freedom to do that, okay। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमेश है हमारे साथ बिहार से। रमेश जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। 2012 में मैं एयरटेल कंपनी में कुछ पैसा पेमेंट जमा किया था 60,000 रुपया, वो सजा किया गया था कि 4 गुना करके मिलेगा, और वो कंपनी मतलब 19 तक के वो बोली थी कि 19 में आपका पैसा पेमेंट हो जाएगा। अभी तक वो कंपनी रफू चक्कर हो गई है। उसका जो मेन डायरेक्टर था वो पकड़ा के जेल में बंद है। वो पैसा क्या अपनी कोई जगह किराए पर दी थी किसी कंपनी को? जी नहीं, किराए पे नहीं, वैसे वो जैसे सबको मार्केट से हम लोग का 3 से 2 करोड़ रुपया उठा था मार्केट जी। रमेश जी आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं, और आज हम सिर्फ किराएदार और मकान मालिक के जो संबंध हैं, उनके जो विवाद होते हैं, उससे जुड़े हुए सवाल ले रहे हैं। आगे आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा और हम ज़रूर इस पर आपको सुझाव देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। एक मेल है मेरे पास, ऐश्वर्या पुरुष हैं, वो लिखती हैं कि मैंने एक रेंट अग्रीमेंट किया और कुछ महीने का पेमेंट करके जो किराएदार है आउट ऑफ स्टेशन है और वो वापस नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं उठाता और ताला लॉक है। क्या मैं ताला तोड़कर अपने घर का पोजीशन ले सकती हूँ? नहीं, ताला तोड़ के पोजीशन नहीं लिया जा सकता। आप कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं, पर ताला तोड़ के वो ज़ोर ज़बरदस्ती से पोजीशन लेने की बात हो जाती है, और ज़ोर ज़बरदस्ती से पोजीशन नहीं ले सकता लैंडलॉर्ड। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो नोटिस भेजिए। नोटिस को एक कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे चिपकाइए घर की, जहाँ पे सबको दिख सके, और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ हो रहा तो कोर्ट में केस डालिए। कोर्ट ऑर्डर कर देगी खाली करने का, पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं पोजेशन वापस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक और भी बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरत आज की डेट में हमारी सोसाइटी की सोच को बदलने की है। हम सबको ये सोचना है कि हमारे बच्चे भी कल को पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको भी अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में रहने जाना पड़ सकता है। तो इस केस में जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें स्टूडेंट्स को नहीं देना या बैचलर्स को नहीं देना किराए पे, तो कल को वो उनके परिवारों के बच्चे भी बाहर जाके उनके साथ भी ये हो सकता है। हमारी सोसाइटी को स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहिए, जिससे एजुकेशन को हम एनकरेजमेंट दें। और किसी भी इंसान को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कोई आपको दिक्कत आ रही है या कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको लैंडलॉर्ड के साथ, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का 1516 24/7 टोल फ्री नंबर है। या आप कभी भी इसको डायल करिएगा, हमारा लॉयर फ़ोन उठाएगा और आपको जो भी सलाह चाहिए हमारा लॉयर आपको वो सलाह देगा, जो भी आपको कानूनी सहायता चाहिए। एक और मेल है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इन्होंने लिखा है, वैभव है महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला में। 1992 से पगड़ी सिस्टम पे पिताजी ने मकान किराए पे ले लिया था, और अब जो है मकान मालिक ने सिर्फ हाउस टैक्स और लाइट बिल पर हमारा नाम भी करवा दिया। तो क्या इस मकान पे हमारा हक है? जी खन्ना जी। पगड़ी सिस्टम में अगर आपने मकान लिया भी है और हाउस टैक्स में या लाइट में आपका नाम डल भी गया, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के भी कई दिशा निर्देश और जजमेंट आ चुके हैं जी, जो साफ कहते हैं कि हाउस टैक्स, बिजली या किसी भी कागज़ में किराएदार का नाम आने से उसको किसी भी तरीके से मालिकाना हक नहीं मिलता जी। पगड़ी से आप उस मकान में रह रहे हैं, और चूंकि आप खुद मानते हैं कि आप वहाँ पे किराएदार हैं, पगड़ी सिर्फ आपको एक वैधता देती है या आपको एक प्रोटेक्शन देती है कि जब तक ये पगड़ी जो सिक्योरिटी आपने दी
वो आपको वापस नहीं मिलती, तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, मगर मलकियत का कोई हक आपको नहीं मिलेगा उससे। जी बिल्कुल। और हमने पिछली बार जब हम लैंडलॉर्ड के अधिकारों की बात कर रहे थे तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था वंस अ टेनेंट इज़ ऑलवेज अ टेनेंट, और इसी प्रिंसिपल पर जो है आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको किराएदार के कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक किया होगा। आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर हमारे सभी कॉलर्स को एक दिशा बताने के लिए, कानून को लेकर जागरूक करने के लिए। तो आपका कानून में आप किन कानूनी विषयों पर जानकारी और समाधान चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए अहम है। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सलाह हो हमें ज़रूर दें। हमें मेल करें आपका कानून.rstv@gmail.com। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी आप अपने सुझाव हम तक पहुँच सकते हैं। और अगले हफ्ते हम शनिवार को हाजिर होंगे और बात होगी एक उपभोक्ता के तौर पर आपके अधिकार की। आप बाज़ार से कुछ ख़रीद कर लाएं, या आपने ई शॉपिंग की हो, जो प्रोडक्ट आपके हाथ लगा वो ख़राब निकला, या आपके साथ धोखा हुआ, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और हर्जाना मांग सकते हैं। इस पर लेंगे कानूनी राय हमारे एक्सपर्ट से। फिलहाल आपका कानून में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।